फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है जिसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम किसी कंडक्टर को, ठीक है, नॉन करंट कैरिंग, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओनली कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, मूवमेंट करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ से उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ठीक है। तो वो रीज़न उसका क्या था, वो एक्चुअली उसका रीज़न था कि वहाँ पे जो रिलेटिव मोशन था, रिलेटिव मोशन किसका, कंडक्टर था, उसका रिलेटिव मोशन हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। ठीक है, उसी का रीज़न था कि वहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा था, और उस प्रिंसिपल को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, जो भी कंडक्टर है उसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा था। फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो नॉर्थ से साउथ पोल्स की तरफ फील्ड लाइंस जाती है, अगर वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के सरफेस है, या ठीक है इस तरह की कोई कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन है, उससे अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली इंड्यूस करंट आएगा। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्लास में फ्लक्स के बारे में नहीं देखा था, खैर, लेकिन जो भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर भी अगर अपना मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो हमने देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था, तो हमने दो लॉज भी पढ़े थे उसके अंदर। ठीक है, एक तो लेंज लॉ पढ़ा था हमने, और एक राइट हैंड रूल देखा था कि राइट हैंड रूल से भी हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली और लेंज लॉ से भी निकाली। ठीक है, कि जो कोयल भी है, सोलेनोइड भी है, कोई क्लोज कंडक्टर भी है ना, तो उससे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख सकते हैं, और कोई स्ट्रेट वायर है तो उससे हमने राइट हैंड रूल निकाल के देख लिया था कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो कैसे करते हैं, वो प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसको मैं EMI से लिख रहा हूँ यहाँ पे। किस तरह से होता है वो देखते हैं हम, कि इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन तो ये होगी, जिसको मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूँ B से। अब क्या है, इसके अंदर कुछ इस तरह से ये कोयल पड़ी है ABCD। ठीक है, कोयल है ये, तो ABCD यहाँ पे क्या है, कोयल है। और कौन से वायर की है ये, इंसुलेटेड वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर की। ठीक है, तो हमने जो मोटर के अंदर पढ़ा था सिमिलरली वो वैसी उस तरह की कोयल है ये। ठीक है, अब मोटर से ये किस तरह से डिफरेंट है देखेंगे, कि जो ये वाला इसका पार्ट है कोयल का, वो इस तरह से दो जो सर्कुलर हमें दिख रही है, इसको इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स, या इसको रिंग्स भी बोल देते हैं। ठीक है, रिंग्स बोल देते हैं। तो इसको मैं R1 रिंग बोल रहा हूँ और R2 रिंग बोल रहा हूँ। तो रिंग्स क्या रहती है, वो हमेशा ही अटैच रहती है, फिक्स रहती है, मतलब फिक्स नहीं रहती पोजीशन पे, वो घूमती रहती है कोयल के साथ में। जैसे मान लो ये रिंग R1 है, वो अगर मान लो इस A पॉइंट के साथ में कुछ इस तरह से अटैच है, तो हमेशा अटैच ही रहेगी, फिक्स पोजीशन के साथ अटैच है इसके साथ में। इस तरह से जो ये रिंग R2 है वो हमेशा ही अटैच रहेगी किसके साथ, ये D पॉइंट के साथ में। तो रिंग्स हमेशा क्या रहती है, अटैच रहती है कोयल के साथ में। ठीक है, और इफ़ कोयल रोटेट, रिंग्स ऑल्सो रोटेट। ठीक है, तो क्योंकि अगर वो कोयल के साथ अटैच है, अगर वो रोटेट करेगी तो रिंग्स भी रोटेट करेगी। अच्छा, जो ये पार्ट दिख रहा है हमें उसको बोलते हैं ब्रशेस। ये B1 है, ये B2 है। ये हमने देखा था मोटर के अंदर भी, इसका रोल क्या रहता है, ये फिक्स रहते हैं पोजीशन। तो जो ब्रशेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड रहते हैं, तो इसका मतलब, और फिक्स्ड रहते हैं, और उनके साथ क्या है, कंटेक्ट विद किसके रहता है, उनका कंटेक्ट रहता है एक सर्किट के साथ में। ठीक है, तो कंटेक्ट एक वो सर्किट बनाते हैं, तो उनका ब्रशेज़ का काम है कनेक्ट करने का, कनेक्टर्स एज ए कनेक्टर्स काम करते हैं। तो ब्रशेज़ का काम है कनेक्टर्स का। ठीक है, तो वो एक सर्किट बनाने में हेल्प करते हैं, और ये सर्किट फिक्स रहता है स्पेस के अंदर। तो ब्रशेज़ B1 और B2 कहीं नहीं जाएगा अगर ये घूमेगा कोयल। ठीक है, तो कोयल घूमेगा तो रिंग्स R1 और R2 घूमेगी, लेकिन ब्रशेज़ नहीं घूमेंगे। ठीक है, अब हमें जनरेटर में करना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मतलब हम इस कोयल को घुमाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट दिखेगा इसके अंदर। यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और गैल्वेनोमीटर का मैंने बताया था एप्लीकेशन आपको, कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। अगर इस सर्किट में कोई करंट आएगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, अपना जो ये नीडल दिख रही है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब अपन देखते हैं कि राइट हैंड रूल से कि किस तरह से कोयल के अंदर EMI जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब हम मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी अपनी कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये हमें कोयल दिख रही है, ये कोयल की एक्सिस है। ठीक है, ये रिंग से पास होते हुए एक्सिस जा रही है कुछ। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, मैकेनिकली हम इस कोयल को घुमाएंगे। किस तरह से घुमाएंगे वो हमारी मर्जी है, या तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। मान लो कि मैंने इसको क्या किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा दिया मतलब मैंने इस तरह से उसको घुमा दिया, फोर्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी लगाई। अब मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है वो हमें देखना है। तो जैसे ही मैंने लगाया तो अब ए बी पार्ट ऊपर जाएगा, सी डी पार्ट नीचे आएगा। क्या करेगा, इस तरह से हम देखें अगर इसको, जो ए बी पार्ट है वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और जो सी डी पार्ट है वो क्या करेगा, नीचे आएगा, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो एफ बी आई राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। अगर इस ए बी कंडक्टर के ऊपर, तो ए बी वायर के ऊपर अगर राइट हैंड रूल लगाएंगे, एफ किस डायरेक्शन के अंदर, एफ ऊपर की साइड में, बी इधर है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ए टू बी, तो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा ए से बी, ठीक है। सिमिलरली अगर इस कंडक्टर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, तो बी इस डायरेक्शन के अंदर है, फोर्स नीचे की डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, तो करंट हमारा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू इट। तो करंट क्या हुआ, इस तरह से फ्लो करेगा, ए बी और फिर सी से डी, इस तरह से करंट फ्लो किया। अब क्या हुआ, करंट क्योंकि इसका कनेक्शन इस कनेक्टर के इसके साथ में है, R1 और R2 के साथ में, और ये ब्रशेस भी इनसे कनेक्ट है इस टाइम में, ठीक है। तो ये करंट से फ्लो होता हुआ R2 से B2 में आएगा, B2 से होता हुआ कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है, और वापस इस तरह से पूरा क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करंट आया। अब क्या होगा, अब मैंने इसको घुमाया, ठीक है, ए बी को ऊपर किया, सी डी को ऐसे वो घूम रहा था, अब घूमते घूमते क्या हुआ, उसने हाफ रोटेशन कर लिया, ठीक है। तो ये कहानी तो थी हाफ रोटेशन पहले की। अब हाफ रोटेशन बाद के बाद क्या देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर हाफ रोटेशन। आफ्टर हाफ रोटेशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, आफ्टर हाफ रोटेशन में जो हमारी ये कोयल है वो किस तरह से बन जाएगी। अब ये कोयल थी हमारी ए बी सी डी, अब क्या होगा, जब इसको घुमा देंगे तो ये ए बी पार्ट इधर आ जाएगा, सी डी पार्ट इधर आ जाएगा। सोच रहे हो, अगर इसको इसे घुमा देंगे राइट इस तरह से, तो ए बी पार्ट इधर आ जाएगा, मतलब ये बी और ए हो जाएगा, और ये सी और डी हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। अब देखते हैं कि करंट कैसे और किस तरह से काम करेगा, राइट हैंड रूल इस पे लगाते हैं। सेम इस कंडक्टर सी डी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और बी ए पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। और अब मोस्ट ऐसे घुमाया तो भी फोर्स तो इस पार्ट पे तो हमेशा ऊपर ही लगेगा, इस पार्ट पे नीचे ही लगेगा, ठीक है। तो सी डी पे अब फोर्स ऊपर लग रहा है, बी ए पे नीचे लग रहा है, जो कि पहले बी ए पे ऊपर लग रहा था, सी डी पे नीचे लग रहा था, अब उल्टा है, क्योंकि ये खुद घूम गया है। घूमेगा तो सी डी पार्ट इधर आ जाएगा, इधर आ गया, बी ए इधर आ जाएगा, तो हमेशा ही ऐसे ही घूम रहा है, तो इधर वाले पार्ट पे हमेशा ऊपर लगेगा, इधर वाले पार्ट पे हमेशा नीचे फोर्स लगेगा। तो इस पे पार्ट ऊपर पे फोर्स लगा और इस पे नीचे लगा। सिमिलरली वो सेम राइट हैंड रूल लगाएंगे हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सिमिलरली यही डायरेक्शंस आएंगी सेम, ठीक है। तो डायरेक्शंस इसके अंदर क्या आई, यही आई, लेकिन बस कोयल के अंदर डायरेक्शंस तो वही रही, लेकिन कोयल्स का नंबरिंग चेंज हो गया। अब ये ए से, अब ये जो करंट ए बी सी डी से ऐसे फ्लो कर रहा था, अब ये डी सी बी ए में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा था ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, इस कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा था हमारा। और यहाँ पे करंट को क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ हमारा डी से सी, सी से बी, बी से ए और ए से वापस डी, कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। वैसे अगर अपने पिक्चर के अंदर देखें तो सेम इसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये मूव करके इसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, तो फिर देखेंगे कि ये और ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क यहाँ पड़ेगा, क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है अपनी रिंग से, क्योंकि इसकी जो रिंग थी, जो सी डी पार्ट की रिंग थी वो तो फिक्स थी। मैंने बोला था कि सी डी पार्ट का जो डी वाला पार्ट हमेशा R2 से कनेक्ट रहेगा, तो इसकी तो रिंग फिक्स है, ठीक है, इसकी रिंग फिक्स कर दी। सिमिलरली इसकी रिंग थी जो ये वाली रिंग, ये भी रिंग फिक्स है R1 ए की, तो ए वाली रिंग R1 भी वो भी फिक्स है, ठीक है। और अब ब्रशेस थे इनके साथ में, जो ब्रशेस लगे हुए थे, अब क्या रहेगा, जो ये ब्रशेस थे, ब्रशेस तो अपनी पोजीशन यहीं पे है कुछ इस तरह से इधर ही, ठीक है। तो ये रिंग कुछ इस तरह से बनी होती है कि ब्रशेस को तो हमेशा ही टच करती है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ रिंग्स इस तरह से बनी हुई है, तो ब्रशेस तो हमेशा अपने फिक्स है, तो ये ब्रशेस B1 है, ये ब्रशेस B2 है, ठीक है। लेकिन जो रिंग कौन सी है, अब जो ये वाली जो रिंग है, ठीक है, ये वाली जो रिंग है वो रिंग अभी भी R1 है, और ये वाली रिंग है ये अभी भी R2 है। तो R1 B1 और R2 B2 तो हमेशा ही कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर फ़र्क क्या पड़ेगा वो हम यहाँ से देखेंगे कि ये इसका कंप्लीट सर्किट हो गया कुछ इस तरह से,
ठीक है, यहाँ पे इसका गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, इस तरह से गैल्वेनोमीटर हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये, क्योंकि अब करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, देख रहे हो कि अब जो ये वाला पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट वो अब इससे कनेक्टेड है और ये वाला पार्ट इससे कनेक्टेड है। तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये होता घूमता 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 इस R1 पे आएगा ये, क्योंकि A से कनेक्टेड है और R1 B1 से कनेक्टेड है, तो ये B1 से होता हुआ इस साइड डायरेक्शन के अंदर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर वापस होता हुआ हम देख रहे हैं कि ये पूरा चेन बन रहा है, ठीक है। तो मतलब इधर से गया, ठीक, तो यहाँ से गया, मतलब यहाँ से गया, पूरा इस तरह से बन रहा है। तो अब देख रहे हैं कि हमारा करंट का डायरेक्शन है वो बदल गया है। उसका रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पे जो AB और CD है वो आपस में चेंज हो गए थे। B1 R1 तो वहीं पे रहेंगे फिक्स हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ रोटेशन के बाद के अंदर, आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, ऐसा करंट, ठीक है, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, क्योंकि हाफ रोटेशन में उतना ही टाइम लगेगा, अगले हाफ रोटेशन में उतना ही टाइम लगेगा, अगले अगले हाफ रोटेशन में उतना ही टाइम लगेगा। तो सेम टाइम के अंदर, सेम टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो करंट है वो उतना बार बार चेंज हो रहा है, अपनी पोलैरिटी बदल रहा है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, AC करंट बोलते हैं, ठीक है। तो AC करंट, तो ऐसी AC करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऐसा करंट जो अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में अपनी डायरेक्शंस चेंज करे, ठीक है, उसको बोलते हैं AC करंट। उसको अपने कुछ इस तरह से शो करते हैं, साइन वेव्स की तरह, ठीक है। वो अपनी डायरेक्शंस बदलता रहता है, पहले पॉजिटिव रहता है कुछ टाइम तक, फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव रहता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। तो हम कुछ इस तरह से उसको शो कर देते हैं। तो फिर क्योंकि इस जनरेटर ने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को AC करंट में कन्वर्ट किया, AC इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो ऐसे जनरेटर्स को हम क्या बोलेंगे, AC जनरेटर, ठीक है। जो हम घरों में यूज़ करते हैं जनरेटर्स, मेनली वो AC जनरेटर्स ही होते हैं, क्योंकि घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो AC इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में हम AC और DC के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, AC जनरेटर पढ़ लिया हमने, तो हम थोड़ा सा DC जनरेटर के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम AC और DC के बीच आराम से डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा फ़ायदेमंद है और क्या इनके बीच में मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने अभी AC करंट के बारे में देख लिया। तो अब DC करंट के अंदर ऐसा क्या, DC करंट जनरेट करने के लिए हमें ऐसा क्या स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। तो DC करंट का जनरेटर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर में ही चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना पड़ेगा वो आप हम कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो अपने स्लिप रिंग्स लगाए थे या रिंग्स बोले थे R1 R2, वो कुछ इस तरह से थे, पूरे रिंग्स थे। यहाँ पे क्या है, उन स्लिप रिंग्स को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट रिंग्स में चेंज कर दिया। मतलब स्प्लिट का मतलब तोड़ देना, ब्रेक कर देना। तो हमने एक रिंग को 2 हाफ में ब्रेक कर दिया, जैसा हमने मोटर्स में किया था ना, कुछ इस तरह से C शेप के अंदर। तो उसी तरह से ये स्प्लिट रिंग्स हैं, मोटर वाले ही स्प्लिट रिंग्स हैं। तो ब्रशेस से वो परमानेंट कनेक्ट है, वैसे सेम रोल है ब्रशेस का कि वो परमानेंट फिक्स रहेंगे स्पेस में, और जो रिंग्स हैं वो घूमते रहेंगे। और रिंग किसके साथ अटैच है, हमेशा ही ABCD जो ये कोयल है ये R1 A के साथ हमेशा ही जो अटैच रहेगा, और ये R2 हमेशा ही D के साथ अटैच रहेगा। क्या रहेगा, R1 हमेशा ही A के साथ अटैच रहेगा और R2 हमेशा ही D के साथ अटैच रहेंगी, फिक्स है। सिमिलर जो यहाँ पे हम अपन को दिखा था, जो A पार्ट है वो रिंग 1 से हमेशा ही अटैच था, और जो D पार्ट है वो हमेशा ही रिंग 2 से अटैच था, ये फिक्स था। तो वही चीज़ें हैं सेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे वैसे ही घुमाएं इसको, अगर इस कोयल को हम जैसे इसमें घुमाया था, हमने क्लॉकवाइज घुमाया था ना इस तरह से, तो इसको कुछ इस तरह से रोटेट करके देखते हैं। तो उसको रोटेट करेंगे तो AB कंडक्टर सेम वैसे ही ऊपर मूव करेगा, राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। तो AB जो पार्ट होगा इसके ऊपर, इसको ऐसे देख लेते हैं AB पार्ट, और ये इसका CD पार्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसको क्या किया, ऊपर की साइड मूव किया, इसको नीचे की साइड मूव किया, क्योंकि इस तरह से घुमाया तो फोर्स इस पे ये लगा। FBI वाला रूल लगाएंगे, FBI, ठीक है। तो F ऊपर की साइड, B इधर, तो करंट इधर जाएगा हमारा करंट इस डायरेक्शन में A to B, और इसमें करंट सिमिलरली इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो सिमिलरली इसी की तरह पहले साइकिल में तो करंट इस तरह ही फ्लो किया। जब फ्लो किया तो फ्लो करने के बाद में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद में क्या होगा, कि मेन हमें वही देखना है, हाफ रोटेशन के बाद में क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ए बी पार्ट उधर चला जाएगा और सी डी पार्ट इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, मैंने बताया था कि ये रिंग्स, जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो फिक्स हैं। तो यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स है वो R2 का आ जाएगा क्योंकि R2 वाला D के साथ फिक्स था, और यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स R1 वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसके साथ, A के साथ फिक्स था। और ब्रशेज़ क्या हैं, ब्रशेज़ तो हमेशा ही स्पेस के अंदर फिक्स रहते ही हैं, वो तो स्पेस में B1 और B2 उनको तो चेंज कर ही नहीं सकते हम, ठीक है, तो वो एक सर्किट बना ही रहे थे अपनी, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि ब्रशेज़ B1 R2 से कनेक्ट है और B2 R1 से कनेक्टेड है, यहाँ से उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन अगर हम देखें, सिमिलरली अगर राइट हैंड रूल लगाएं इस पर भी, ठीक है, क्योंकि ये अब ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, कुछ ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। तो इसमें अगर सी डी पार्ट में देखें, सी और डी पार्ट में, और सिमिलरली करंट डी टू सी जाएगा और इसमें करंट जाएगा बी टू ए, ऐसे ही जाएगा। कुछ इस तरह से करंट फ्लो हुआ। अब कनेक्शन ही कुछ इस तरह से, करंट पूरा पूरा इस तरह से फ्लो होके यहाँ से फ्लो होता होता इधर से आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह से ही करंट जाएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं दोनों सर्किट्स में सेम है, लेकिन यहाँ क्या हुआ था, यहाँ जो हमारा फर्स्ट हाफ था, इसमें फर्स्ट हाफ था, तो फर्स्ट हाफ में हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट हाफ में जो हमारा करंट का डायरेक्शन था तो कुछ इस तरह ही था, इस तरह ही था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे B1 था और यहाँ B2 था, स्प्लिट रिंग, सॉरी रिंग्स यहाँ पे R1 थी और यहाँ R2 थी, फिक्स थी। दूसरे हाफ में यहाँ पे क्या हो जाता है, दूसरे हाफ के अंदर जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वही चेंज हो जाती है, उसके अंदर ही हो जाती है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से अपनी निडल थी, अब ये ऐसे हो जाएगी हाफ साइकिल के बाद में, आफ्टर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के बाद में क्या हुआ, कुछ इससे ऐसे हो गया, हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन फिक्स हो रही है करंट की। तो ऐसे करंट्स को क्या बोलते हैं, जिनकी डायरेक्शन फिक्स होती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो इसलिए इस जनरेटर को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट जनरेटर, डीसी जनरेटर, ठीक है। इस जनरेटर को एसी जनरेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके हर हाफ साइकिल के बाद में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, एसी करंट, और ऐसे जनरेटर्स को क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर्स। तो मेन डिफरेंस पता लग गया इन दोनों में। कंस्ट्रक्शन में मेन डिफरेंस कहाँ है, कंस्ट्रक्शन में मेन डिफरेंस है इनकी रिंग्स में, है ना। पहला डिफरेंस इनकी रिंग्स के अंदर, ये फुल रिंग्स है, ये हाफ रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स है। दूसरा डिफरेंस है इनकी पोजिशंस में, ठीक है, किस तरह से है। तीसरा डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में, इसके अंदर और कौन सा डिफरेंस आएगा, कंस्ट्रक्शन में तो और कोई डिफरेंस नहीं है, फंक्शनिंग में इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसके अंदर हमेशा ही जो हाफ साइकिल के बाद में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब चेंज हो जाएगा इसके अंदर जो डायरेक्शंस हैं करंट की, लेकिन यहाँ करंट की डायरेक्शन हमेशा ही सेम रहेगी, ठीक है। इनकी एक चीज़ प्रॉपर्टी में ही चेंज आया, ठीक है। तो इस तरह से हम, और गैल्वेनोमीटर का इसमें डायरेक्ट डिफ्लेक्शन चेंज होता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद में, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन हमेशा ही फिक्स रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर जब अपने को फिक्स डायरेक्शन एक दिखाए तो इसका मतलब वो डीसी करंट है, और यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एसी करंट है। तो इस तरह से हमने एसी करंट और डीसी करंट दोनों के बारे में देखा, लेकिन दोनों का जो प्रिंसिपल है, दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, अब डिफरेंस तो देख लिया, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों का प्रिंसिपल क्या था, क्योंकि दोनों में हमने राइट हैंड रूल लगाया, तो दोनों का जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, ठीक है। और दोनों क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यही तो कॉमन चीज़ें हैं दोनों में। पर दोनों का डिफरेंस एक ही है कि ये एसी करंट प्रोड्यूस करता है, ये डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट में ऐसा क्या अंतर होता है, ठीक है, और घरों में अपने को अपन एसी करंट ही क्यों यूज़ करते हैं। अगर मेन डिफरेंस देखें अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट का, तो एसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी को डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो मेन इनका डिफरेंस क्या है कि इसकी डेफिनेशन ही है, इट चेंजेस इट डायरेक्शन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होती है, जैसे ये इसके अंदर इंटरवल है, इसके बाद इसने चेंज कर ली अपनी डायरेक्शन, ठीक है। तो इस टोटल इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होता है, एक फिक्स, अगर ये टाइम है, ये टाइम एक्सिस है और यहाँ पे करंट की वैल्यू है, तो ये करंट की वैल्यू टाइम के साथ में फिक्स रहती है, लेकिन ये टाइम के साथ में वेरी करती है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। यहाँ पे क्या होती है, वो कांस्टेंट भी रहती है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, एसी हम कहाँ यूज़ करते हैं, होम के अंदर, घरों के अंदर या इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर हम अल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं अभी देखते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट कहाँ यूज़ करते हैं, बैटरी सेल्स के अंदर हम डायरेक्ट करंट ही होता है हमारा जो हम लेते हैं वहाँ से,
यूज़ करते हैं, केबल ऑपरेटर्स वगैरह, ठीक है, टीवी सिग्नल्स वगैरह जो भी है वो डायरेक्ट करंट की फंक्शनिंग पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इनके अंदर जो मेन जो डिफरेंस है कि हम कहाँ एसी यूज़ करते हैं, कहाँ डीसी यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो एसी का एडवांटेज है जो हम होम और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम इतने कई किलोमीटर दूर से भी अगर हम एसी करंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो पावर प्लांट होते हैं वो कई 100 किलोमीटर्स दूर हमसे होते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर होते हैं हमसे, फिर भी हम उस करंट को यूज़ कर लेते हैं, और वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उस करंट को यहाँ से आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, इसको और इसको टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, जब वो ट्रैवल करेगा, ये वाला करंट और ये वाला करंट जब ट्रैवल करेगा, तो इसके अंदर जो लॉस फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें लॉस बहुत ज़्यादा होगा, इसके अंदर लॉस क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, ठीक है। रीज़न इसका एक ये भी है क्योंकि जो ये अल्टरनेटिव करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो ये जैसे अपन ने डायरेक्ट करंट देखा था कि करंट अगर एक कंडक्टर से फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो डायरेक्ट करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट देता है अपने को, लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है वो हमारा नहीं होता, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स ना होने के कारण, ठीक है, और कुछ इसकी डायरेक्शन चेंज होते रहने के कारण, ठीक है, और फिक्स वैल्यू होने के कारण ये हमेशा ही क्या रहता है, इसके अंदर लॉस काफ़ी कम रहता है, इसके अंदर लेकिन लॉस रहता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर लॉस कम होता है, इसके अंदर लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो अपनी सप्लाईज होती है होम सप्लाई इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम अल्टरनेटिव करंट का यूज़ करते हैं। दूसरा, जो डिवाइसेस होते हैं हमारे घर पे लगे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल फ़ैन हो गया, हीटर हो गया, मोटर हो गया, तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं, इनकी ज़्यादा परफॉर्मेंस अल्टरनेटिव करंट पे ज़्यादा परफॉर्मेंस इनकी बेटर रहती है, ठीक है, देन कंपेयर डीसी करंट पे अगर हम उसको यूज़ करें तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती। जैसे डीसी करंट के अंदर अगर हम जैसे घरों के अंदर जो हमारी इन्वर्टर बैटरीज होती है वो डीसी करंट होती है, ठीक है, तो उस पर अगर हम यूज़ करें कोई डिवाइस को, और अगर हम नॉर्मल एसी करंट पे यूज़ करें, तो उनकी डिफरेंस है, उनकी जो ऑपरेटिंग जो ऑपरेशन देखें अगर उसके अंदर हम, तो वो ऑपरेशन ज़्यादा बढ़िया अल्टरनेटिंग करंट के टाइम देगा हमें। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उनके अंदर जो कंट्रोल होता है वो चोक कोइल करता है, ठीक है। चोक कोइल क्या एक प्रकार से कैपेसिटर की तरह ही होता है, तो उसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो चोक कोइल्स करती है एक अल्टरनेटिव करंट में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर्स करते हैं, रजिस्टर्स जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, रजिस्टेंस, तो वो कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट दोनों के अलग अलग है, ये कंट्रोल यूनिट के अंदर लॉस ज़्यादा होता है, इस कंट्रोल यूनिट के अंदर लॉस कम रहता है। तो अल्टरनेटिंग करंट इसलिए हम प्रेफर करते हैं। तो इसके 3 रीज़न हो गए प्रेफर करने के, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रेफर क्यों करते हैं इसी करंट को, कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हम इसको ट्रैवल करेंगे तो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो अपन मेन जो फैक्टर बोलेंगे इसके अंदर, कि जो हमारे डिवाइसेस होंगे, ठीक है, वो ड्यूरेबल होंगे और कन्वीनियंट होंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो वो ड्यूरेबल होंगे, ठीक है। ये सेकंड रीज़न है इसका। थर्ड रीज़न इसका क्या है, जो इनकी कंट्रोल जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कंट्रोल होता है ये चोक कोइल से कंट्रोल होता है और ये रेजिस्टेंस से कंट्रोल होता है, तो इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, इसके अंदर एनर्जी कम यूज़ होती है, वेस्टेज कम होती है, ठीक है, लॉस कम होता है यहाँ पे, तो लॉस कम होगा, तो इसका तीसरा फ़ायदा यही है। तो इस तरह से एसी का डीसी पे जो बेनिफिट है वो क्या है, लेकिन एसी का एसी का नुकसान भी है डीसी के ऊपर, वो क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक एसी से लग सकता है, डीसी के चांस कम होते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक के, ठीक है। कारण उसका क्या होता है कि जो हम कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं, तो जो वायर्स होता है हमारा कुछ इस तरह से, अगर मान लो उसकी कोई सिलेंड्रिकल शेप है, जो डीसी करंट है वो उसके अंदर फ्लो करता है, अंदर की साइड फ्लो करता है, ठीक है, और लेकिन जो एसी करंट है उसके सरफेस पे फ्लो करता है। तो जो एसी करंट अगर उसके सरफेस पे फ्लो करेगा तो हमें शॉक लगने के ज़्यादा चांस होगा, डीसी करंट उसके अंदर से फ्लो करता है, ठीक है। तो इसलिए भी, और एसी करंट की अगर हम पावर देखें जन कंपेयर डीसी से, एक पावर जो हमने एक पावर निकालते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, तो एसी करंट का जो पावर होगा आरएमएस यूनिट्स के अंदर, वो एसी करंट का पावर डीसी से काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हीटिंग जो अगर उसके अंदर हम देखें शॉक लगने के चांस, वो भी उससे भी देख सकते हैं, उससे भी वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक है वो एसी का एक डिसएडवांटेज भी है। तो मेन इसका जो अगर डेफिनेशन से डिफरेंस देखें तो उसके जो डायरेक्शंस और जो इसका वैल्यूज़ हैं, कि इसकी जो डायरेक्शंस और वैल्यूज़ है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, इसके अंदर में से फिक्स रहती है, ठीक है। तो इनका मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारे घरों के अंदर सप्लाईज़ हैं, ठीक है,
तो वो किस तरह से अपन यूज़ करते हैं वायर्स के अंदर, वायर्स के थ्रू। ठीक है, तो घरों की सप्लाई होती है, डोमेस्टिक सप्लाई सर्किट्स, वो देखेंगे। तो हम देखेंगे उनके जो वायर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, लाइव वायर्स, ठीक है, अर्थ वायर, तो उनके उनके बीच का न्यूट्रल वायर, उनके डिफरेंस देखेंगे, तीनों का क्या क्या अलग अलग यूज़ है। ठीक है, फिर देखेंगे कि हम जो फ्यूज़ सिस्टम है हमारा वो किस एप्लीकेशन पे काम करता है, क्यों हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं जो घरों के अंदर। ठीक है, तो उसकी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो सब कुछ हम जो घरों के अंदर सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला। ठीक है, इसी के साथ इस और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। होप कि सब इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। मैंने एक शीट पहले भेज दी थी, नेक्स्ट शीट मैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद में या इस लेक्चर के बाद में मैं इस वीडियो के साथ में अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट शीट भी, तो आप उन शीट्स की प्रॉब्लम भी करो। ठीक है, तो इसके चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हम एक टेस्ट का भी सोच रहे हैं कि एक ऑनलाइन इस तरह से वीडियो के थ्रू हम एक टेस्ट भी लें। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो डोमेस्टिक सर्किट पे देखेंगे फिर।